हेलो स्टूडेंट, आप सबों को आपके मैथ्स हिंदी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्या है ये? बहुत आसान चीज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत इजी है और बहुत आसान है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। और लेकिन आपके एग्जाम में ये जो है इससे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं इसका एक्सरसाइज 1.2 का। तो देखिए दोस्तों, क्या कहता है पहला में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मींस ये बहुत आसान है, ये तो 1 नंबर के लिए आता है, ज्यादा ये सब ये कठिन है नहीं। ठीक है, तो इसे मान लीजिए कि हम लेते हैं कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरह से कि ये जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर दिया हुआ है आपका कि इसको अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए। इसे दिया हुआ है आपको 140। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करने के लिए क्या करना है कि आपको ये 140 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से जाएगा, 2 से बन जा 14, ये फिर हो गया 2 से जाएगा 35 हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसे गुणनखंड क्या आ गया, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टर हो गया। तो ये इसका गुणनखंड करने की क्या, देखिए यहाँ पे 2 तो है ना, यानी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, यानी ये आपका फैक्टर हो गया। तो ये जो है ना, बस इसी टाइप का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो भी दिया हुआ है 156 दिया हुआ है ना, 3825 3825 दिया हुआ है। ठीक है, सबका सब ऐसे ही बनेगा। समझिए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको गुणनखंड कर देना है। ये इस तरह से एलसीएम जानते होंगे, एलसीएम लेकर के आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, बस हो गया। तो चलिए अब ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सब सेम इसी तरह से बनेगा, केवल आपको उसमें निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लीजिए, एक है आपका ये दूसरा में 5005 दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या है 5005 का, है ना। देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग। तो क्या कहता है इसमें 5005 है ना, तो ये 5 से क्या लगाते हैं इसमें हम लोग, 5 से पहले लगाते हैं, 5 दिख रहा है अंतिम में 5 लगाएंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 101, सॉरी 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 1, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या लगाएंगे हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लगाते हैं कितना से, 7 से लगाते हैं। तो 7 से लगाएंगे हम लोग, 7 1 जा 7, तो बचेगा 3। ठीक है, तो 7 1 जा 7 बचेगा हम लोग को 3 बच जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 और ये 7 1 जा 7 हो गया, तो बचेगा यहाँ से 1, ये आ जाएगा 3, 37 4 जा हो जाएगा, और फिर यहाँ से बचेगा 2, तो 7 3 जा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ गया यहाँ से। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट, इसको 11 से लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है 11 1 जा 11। ठीक है, तो बचेगा आपका 3 और 11 3 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए इसका गुणनखंड, इसका फैक्टराइज क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप इसका आंसर में ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा गुणनखंड, यानी पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। बस इसी तरह से केवल एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए क्या कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपका, है ना, केवल आपको एलसीएम लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF इंटू एलसीएम है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे टू नंबर्स दिया हुआ है, दोनों नंबर्स में से आपको एलसीएम और HCF फाइंड करना है और साथ में इसका जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है इसमें, इसका हम लोग एलसीएम और HCF क्या फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यदि दो नंबर है ना, यदि दो संख्या ए और बी है, तो HCF या तो क्या कहेंगे, LCM ऑफ ए बी गुना HCF ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ए इंटू बी होता है ये, ठीक है। दो नंबर दो संख्या दिया हुआ है आपको इस प्रकार से ए और बी के रूप में, तो एलसीएम ऑफ ए बी ये दोनों का नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए गुना बी होता है, यानी दोनों का इसके दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ इक्वल होता है दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए अन्य इक्वल होता है गुना में, तो इसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है पहला नंबर, जैसे देखते हैं क्या दिया हुआ है 26 और दिया हुआ है 91, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग इसको देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा ना, हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करके जानते होंगे क्या करना होता है, इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 26 का 2 इंटू 13 हो जाएगा और 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है हम लोग को 30 मिल रहा है, मीन्स एचसीएफ हो जाएगा हम लोग को एचसीएफ ऑफ 26 91 इक्वल टू 13 हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ किसका 26 और 91 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एलसीएम में डिवाइड हो जाएगा ना, ए यहाँ पे नहीं, ए की जगह पे हम लोग क्या है 26 है, 26 इंटू 91 बाय एचसीएफ ऑफ 26 91, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये 26 इंटू 91 बाय, देखिए ऐसे हम लोग फाइंड किए है ना, क्या है 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे और 13 2 जा 26 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और ये 9 2 जा 18 हो गया, 182 आपका ये क्या हो गया एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं। तो जांच में दिया हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी क्या है, इन दोनों का गुना और ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, मीन्स ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 26 91 इंटू HCF ऑफ 26 91 इक्वल टू 26 इंटू 91। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है हम लोग को 182 इंटू 13 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये आपका दोनों का दोनों सेम चीज आ जाएगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये दोनों सेम जो होगा, जांच में यही कहता है, जांचिए इसको और इसको बताइए कि ये दोनों एक इक्वल है कि नहीं है इक्वल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 36 2 3 6 6, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा 2 3 6 6 हो जाएगा, ये देखिए दोनों का दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, मीन्स ये दोनों क्या है सेम, यानी कि इसका आंसर ये आंसर दोनों आपका सही है, यानी गलत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जांचने को कहा जा रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है, उसको आप पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों का गुना और दोनों संख्या गुना इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये हम लोग का सत्य है ना, सत्य है। तो इसी प्रकार से आपको जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड नंबर में सबको आपको इसी तरह से बनाने बोल रहा है। जैसे आपका 2 नंबर क्या दिया हुआ है 510 और
क्या दिया हुआ है 92 दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ वाले फाइंड करेंगे। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो और उसके बाद एलसीएम ऑफ दिस तीसरे से लेंगे यहाँ पे 510 हो जाएगा, यहाँ पे 92 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, और यहाँ 510 इंटू 92 बाय एचसीएफ ऑफ इस दोनों का यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेम इसी तरह से सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपका सॉल्यूशन है सेकंड नंबर का। तो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पूरा ये सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा एक ही जैसा ये मेथड है, सेम है। जैसे कि इसके पहले बताए थे कि दोनों का क्या करते हैं हम लोग, पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके पहले अभाज्य गुणन भी बताया गया है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपका पहले एचसीएफ फाइंड कर लिया गया। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या किए, दोनों में क्या मिल रहा है हम लोग को, दोनों में 2 मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसका बस सेम वही प्रोसेस है, लगा दिया गया है ना, एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू दोनों संख्या का गुना बटा एचसीएफ ऑफ दिस, दोनों संख्या का, देखो दोनों संख्या का गुना यहाँ पे बटा 2 लिखे और ये इसको काट दिए 2 से। ठीक है, कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई की ये आ गया। लेकिन इसका जांच करने बोल रहा है, तो जांच किए तो क्या हो गया, ये दोनों का गुना ये और ये दोनों को गुना किए तो हम लोग को ये आ गया, फिर दोनों संख्या गुना किए तो भी ये आ गया हम लोग का, मीन्स क्या है, ये हम लोग का आंसर सही है। फिर इसी प्रकार से ये देखिए, ये दोनों का एचसीएफ फाइंड किए तो क्या मिला यहाँ पे, ये देखिए दोनों में 2 ये मिल रहा है और ये दोनों में क्या मिल रहा है हम लोग को, ये 3 मिल रहा है ना। इसलिए एचसीएफ इक्वल टू क्या लिखे, 2 इंटू 3, ये दोनों में 2 मिल रहा है और ये दोनों में 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ लोग क्या आ गया 6 आ गया। तो एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्या का गुना बटा उसका एचसीएफ, तो एचसीएफ 6 था, दे दिए यहाँ पे, बैठा दिए, फिर काट दिए इसको, है ना, 6 9 54 यानी 6 9 जा 54, तो ये आ गया आपका, जो बचा उसको फिर मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया हम लोग को, एलसीएम निकल गया। फिर इसी प्रकार से जांच करने के लिए क्या करना होगा इसको हम लोग को, बस वही, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर दीजिए और फिर दोनों एलसीएम और एचसीएफ गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का सोल्यूशन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड में क्या कहता है कि 3 में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, कहता है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए हम लोग पहले कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड को हम लोग निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 15 21 यानी 12 15 21, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दिया 12, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग को 3 गुने 5 हो जाएगा, 3 बचे 15, 21 का करें तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोग का 3 गुने 7 हो जाएगा, यानी 7 के 21 हो जाएगा। तो देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो हम लोग क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ जानते हैं कि जो तीनों में मिलेगा उसी को हम लोग ले लेना है। ठीक है, जो तीनों मिलेगा, तो ये एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया क्या, इसका एचसीएफ मिल गया ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हम लोग का ये एचसीएफ फाइंड हो गया। ठीक है, क्योंकि तीनों में 3 3 मिल रहा था। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड के लिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 2 दिया मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो LCM इक्वल टू जो मैक्सिमम पावर में रहेगा यानी अधिक से अधिक पावर में जो संख्या रहेगा उसको ले लेना है। इससे अधिक पावर में 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे, तो सभी 3 को नहीं लेना है, एक ही 3 को लेना है, ठीक है। 3 अब जो जो अलग अलग संख्या है सबको लेना है। 5 7 है ये 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 चुकी 20 दिया 60 7 420 आ गया हम लोग का एलसीएम। देखिए एचसीएफ ये फाइंड हो गया और एलसीएम ये फाइंड हो गया, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये सब का भी कहता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी यही फाइंड करने बोल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो 17 का गुणनखंड हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 हो जाएगा। 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 23 हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है अभाज्य संख्या है ना। तो ये 1 और अपने आप के सिवा कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता है इसमें। तो 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या मिलेगा 17 23 और 29 इक्वल टू 1 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के क्या करना होगा, ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम किसका किसका 17 23 एंड 29 इक्वल टू ये सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29, बस हो गया ये एलसीएम। ये तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो तीनों का मल्टीप्लाई आएगा वही हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा ना 11 33 9, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। एचसीएफ एक ये एचसीएफ का फाइंड हो गया ये आंसर एक टू, और ये आपका एक ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप इसका भी निकाल सकते हैं, ये थर्ड वाला का, ठीक है। तो क्या है 8 का हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 9 का लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, है ना। तो क्या मिलेगा 1 तो मिलेगा ही यार, तो 1 ये मिल जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा। एलसीएम फिर तो क्या करेंगे तीनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का फाइंड होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। सब बनता है ऐसा ही, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। देखिए कहीं पे कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको लघुत्तम निकालते जाना है, ठीक है। तो ये लघुत्तम निकाल करके इसको बनाना है। चलिए अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि एचसीएफ दिया है तो ज्ञात कीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है, सबसे आसान चीज है ये, है ना। एलसीएम तो दिया हुआ है और इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है कि जैसा कि तब ये आपको पहले बताया कि एचसीएफ दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है, तो बस वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको उस जैसा पहले बताया गया है उसी तरह से आपको इसे बैठा देना है, ठीक है। तो बस ये बैठा दीजिए, यहाँ से 9 से काट दिए, 9 3 जा 27 और ये यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ 27 में 3 बच जाएगा, ये 30 में 3 बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा 36 जाएगा, 9 4 36 ये कट गया, यानी 24 से कट गया। 24 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 22 इंटू 33 8, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या कहता है, जांच करने बोल रहा है 6 का पावर n 6 का पावर n 6 का पावर n जो है इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये निकालने बोल रहा है हम लोग को। तो देखिए क्या होता है इसमें कि सबसे पहले क्या है कि 6 का पावर n
इसका क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, आप किताब में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया हुआ है, सो ठीक है पढ़ लीजिए इसका। तो उसके और इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है। फिर से पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या c का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका तो आंसर होगा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं हो सकती ये आपको बताते हैं। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 का पावर n, इसका सॉल्यूशन है क्या है कि 6 का पावर n का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, 2 into 3 का पावर n हो सकता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए स्टूडेंट, 0 पर समाप्त होने के लिए आपको इसके गुणनखंड में 5 आना जरूरी है। अगर ये 5 नहीं आएगा तो इसका अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। ये असंभव वाली बात है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में है हम लोग का, चूंकि 6 का पावर n इक्वल टू ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 6 का पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 5 गुणनखंड में होने के लिए 6 का पावर n के गुणनखंड में 5 होना अनिवार्य है। 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, जो कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय से है ना, आधारभूत अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय से यह निश्चित है कि 6 पर पावर n के गुणनखंड में 6 का पावर n के गुणनखंड में क्या हो जाएगा, हम लोग को गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं, जब 5 है ही नहीं, 5 इसमें है ही नहीं, तो क्या है ये, इसका 0 पर समाप्त होगा नहीं। इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है ना। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंड जो है उसको 5 होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि आपका इसमें लॉजिक है, लेकिन है अच्छा है ये। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो 7 में क्या करता है कि ये संख्या व्याख्या कीजिए कि ये सब क्या है कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या, यहाँ 2 चीज दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2 चीज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2 क्या दिया हुआ है
दोस्तों देखिए कहता है कि 7 इंटू 11 और क्या दिया हुआ है इंटू 13 और है आपका प्लस 13। ठीक है, एक ये हो गया और एक और दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 1 इंटू 7 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। कहता है ये जो है अभाज्य गुणनखंड है, ये सॉरी क्या है ये भाज्य है, ये संख्या क्या है भाज्य है। तो कैसे भाज्य है भाई, तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी संख्या भाज्य होने के लिए है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 तो अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या है और इसी में लेते हैं 6 तो क्या है ये भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है। तो भाई ये संख्या भाज्य और अभाज्य कैसे है, देखिए 5 के गुणनखंड में 5 को हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 होगा और 6 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाज्य संख्या होगा उसमें अपने आप के सिवा यानी 1 के अलावे और कोई भी संख्या का गुणनखंड होगा, और अगर ये अभाज्य संख्या रहेगा तो अपने आप और 1 के सिवा कोई गुणनखंड नहीं होगा, ये आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये गुणनखंड के रूप में आ गया तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा और गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स इसको हम लोग क्या करना है गुणनखंड के रूप में लाना है। तो देखिए कैसे आता है इसको, है ना, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ प्लस है ना बीच में, यहाँ 30 यहाँ 30 को कॉमन ले लीजिए, 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 30 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 77 हो जाएगा प्लस 1 और ये इसका हो जाएगा 30 इंटू 78। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका ये पूरा का पूरा सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 7 इंटू सब ये ठीक ठाक है हम लोग का, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 46 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 6 जा ये हो जाएगा आपका, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हो गई देखिए, तो यहाँ गुणनखंड ग्रुप ये भी आ गया, गुणनखंड ग्रुप ये भी आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या है ये भाज्य संख्या है, अतः क्या है यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये भी है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, तो आपको बताए कि जब इसका गुणनखंड आ जाए, है ना, कोई भी संख्या का गुणनखंड हो जाए तो उसको भाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से भाज्य संख्या होगा। कौन कौन, ये दोनों जो है इस प्रकार से आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का था। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये सब सवाल आता है, ये सब 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, और इसके पहले बताया था तो 1 नंबर देता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7 को क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, कहता है इसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद अपना प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है 18 एंड 12। ठीक है, तो 18 और 12 का क्या कीजिए, इसमें आप इसका एलसीएम फाइंड कर दीजिए, बस हो गया। 12 18 का एलसीएम फाइंड कर दीजिए
तो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एलसीएम फाइंड कर दीजिए इसका। तो देखिए क्या है 12 और 18 का, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये कितना का था, 7 का था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन में ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 18 एंड और 12। ठीक है, तो निकाल के क्या देंगे यहाँ से, देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 2 नहीं जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 × 18 हमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम क्या बोले, मैक्सिमम पावर जो सबसे अधिक रहेगा, तो सबसे अधिक 2 का 2 है यहाँ पे, तो इसको लेंगे 2 का 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका, ये 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो क्या लगेगा 36 मिनट बाद, है ना। अतः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब क्या है कि क्लास को समाप्त करते हैं और फिर दूसरे एक्सरसाइज के साथ हम लोग भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास इतना ही, थैंक यू।